हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एकेडमी पिछले 5 साल से लखनऊ में काम कर रही है। हम पूरी टीम के साथ लखनऊ में हैं और जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में। और एक कोर्स और चलाते हैं जिसको TG2 के नाम से जानते हैं, टेक्निकल ग्रेड 2। ये ITI किए हुए बच्चों के लिए ये पद निकलता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में निकलता है। मेनली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट के हैं, चाहे यूपी में बात करें तो यूपी PCL है, UPRVUNL है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ऐसे ही अदर स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां बिजली या तो बनती है या बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका कोर्स चलता है। TG2 के कोर्स हमारे पास दोनों मोड में है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। लेकिन SSC JEE का टेक्निकल कोर्स हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम ऑनलाइन मोड में भी इसको ले आएंगे। लेकिन SSC JEE का जो नॉन टेक वाला पार्ट है, जो GK का है, GS का है, रीजनिंग का है, वो टोटली बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च है ऐप पर। आप यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ऐसा आपको लोगो मिलेगा, उस पर आप जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है, मैं मैकेनिकल से हूं और इस समय हम लोग मैकेनिकल और सिविल के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स, जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है दोनों ब्रांच के लिए, उसको डील कर रहे हैं। कई लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं किसी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। ठीक है ना। जो हमारे पास अगर कोई फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने ये नहीं सीखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसको सीखने के लिए, इसको करने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स को आपने देखा हो, तो हम लोगों ने एक वेरिग्नन थ्योरम पढ़ी थी। वेरिग्नन्स थ्योरम। ठीक है। अगर ना आप अभी तक पढ़ा हो आपने, तो प्ले लिस्ट में जाकर, और इस टॉपिक के साथ उसमें एक वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का होगा। उसको आप देख लेंगे तो वो आप समझ जाएंगे क्या है। बहुत आसान सा है। इसका यूज हम इसमें करेंगे, है ना। और उसी के हेल्प के साथ हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसको समझना नहीं है, समझ चुके हैं। अब एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, सीधे न्यूमेरिकल को हिट करते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकाला जाता है। आइए देखते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो ये प्रॉब्लम मैंने बना रखी है। एक स्क्वायर है, ABCD, ABCD, ABBCCD, इसकी आर्म्स हो गई। सारी आर्म इक्वल हैं, 1 मीटर की है, मतलब एक स्क्वायर है 1 × 1 का। ठीक है। तब 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अच्छा, इस पर जो फोर्सेस लगे हैं जो प्रॉब्लम में, वो लिख लिए जाएं। तो फोर्सेस क्या क्या लगे हैं? फोर्सेस लगे हैं इसमें 200, 400, 600, 800, है ना। इधर लगा हुआ है 200 न्यूटन, ये है 400 न्यूटन, ये है 600 न्यूटन और ये है 800 न्यूटन। ये 4 फोर्स इस पे लगे हैं और कहा गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 फोर्सेस। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि हम इसको, सारे फोर्सेस को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन ना बदला जाए, उसका मैग्नीट्यूड ना बदला जाए, तो हम उसको कहीं भी डायग्राम में इकट्ठा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि हम इसको एक साथ देखना चाह रहे हैं, एज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देख लें। ठीक है ना। या यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इस पूरी बॉडी पर। ठीक है। चलिए, हमारा मकसद क्या है, पहले का क्या काम करते हैं, हम पहले निकालते हैं इस पूरी कंप्लीट बॉडी पर। कंप्लीट बॉडी का, किसी पॉइंट की बात नहीं करेंगे, पूरी पूरी बॉडी पर बात करेंगे। ये समझिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर ऐसे फोर्सेस लगे हुए हैं। इस पूरे प्लाई बोर्ड पर कितने फोर्स हॉरिजॉन्टल हैं, उनका नेट इफेक्ट क्या है ना। हम निकालना चाह रहे हैं सिग्मा FX। क्या निकालना चाह रहे हैं? सिग्मा FX। ये बताता क्या है कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स हैं उनका नेट इफेक्ट देखना है। अच्छी बात है इस क्वेश्चन में कि कोई फोर्स इंक्लाइंड नहीं है, जो जितने भी हैं सब या तो एक्स में है या तो वाई में है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है। तो देखिए
कैसे निकालेंगे इसको? पूरी बॉडी पर देखें, जितने फोर्स इधर दिखाई पड़े उनको प्लस लिया जाए, और जितने फोर्स इधर दिखाई पड़े उनको माइनस लिया जाए, और उनको ऐड किया जाए। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, इस तरफ कितना है 200, ठीक है, तो प्लस का 200, और 600 लेफ्ट साइड में है, इसको कहेंगे -600, एंड वी विल गेट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 400, ठीक है ना। ये हमें एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 400, ठीक। माइनस साइन हमें ये शो करता है कि जो नेट इफेक्ट है, ये दो 600 न्यूटन और 200 न्यूटन मिलकर जो नेट इफेक्ट पैदा कर रहे हैं वो 400 है, लेकिन ये माइनस ये शो करता है कि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। मीन्स अगर इस बॉडी में जो मोशन होने की एक इच्छा है वो किस किस तरफ है, ये बॉडी चाह रही है कि इधर से इधर चली जाए। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। इसने ये बताया कि ये बॉडी की इच्छा क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि इधर चली जाए, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग सिग्मा एफ वाई निकालने की बात करें, तो अगर सिग्मा एफ वाई निकालने की बात होगी तो कहेंगे कि जो ऊपर फोर्स लग रहे हैं उसको पॉजिटिव माना जाए, जो नीचे लग रहे हों उनको नेगेटिव माना जाए, सम किया जाए, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर कितने लग रहे हैं, ऊपर है 400 प्लस का 400, और नीचे क्या है 800, तो माइनस का 800। अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि सिग्मा एफ वाई की वैल्यू दिखाई पड़ती है, कितना हुआ भाई, माइनस का 400, माइनस का 400 न्यूटन, ठीक है ना। ये भी माइनस का आया, इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी में जो मोशन करने की एक और इच्छा है, ये चाहती है कि नीचे भी जाए, है ना, तो ये नीचे भी जाना चाहती है। अब सोचिए कि एक ही बॉडी में दो दो टेंडेंसी हैं, दो दो उसकी इच्छाएं हैं। एक इच्छा क्या है, लेफ्ट जाने की, एक इच्छा क्या है, राइट डाउनवर्ड जाने की। तो इन दोनों टेंडेंसीज को अगर हम एक जगह पे इकट्ठा करके लिखना चाहें, ठीक है, तो जरा छोटा करें इसको, पहले तो छोटा करते हैं, ठीक है। आइए छोटा कर लिया, और इसका एक डायग्राम बनाने की बात करते हैं। देखिए जरा कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। कह रहे हैं कि सिग्मा एफ एक्स पूरी बॉडी पर, ये चारों फोर्स हटके अब केवल दो ही फोर्स बचे हैं, एक का नाम सिग्मा एफ एक्स है, एक का नाम सिग्मा एफ वाई है। सिग्मा एफ एक्स -400 है जो कि इधर लग रहा है, हमने कहा ये चाह रहा है इधर जाना, है ना। इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 400। अब भाई यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होना था, डायरेक्शन चेंज होनी थी, हमने डायरेक्शन बदल दिया ना। अब यहाँ माइनस लिख देंगे तो पलट के फिर इधर आ जाएगा, तो माइनस की बात मानकर ये डायरेक्शन इधर कर दी गई है। ये हो गया सिग्मा एफ एस इक्वल टू 400, ठीक है ना। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई क्या हो गया, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 400, ठीक है। भाई 400 बराबर बनाया जाए, ये 400 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 400, और इसी का नाम क्या है, सिग्मा एफ वाई। माइनस यहाँ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसकी बात मानकर नीचे कर दिया है। अब अगर इस बॉडी के अंदर ये दो इच्छाएं हैं, इधर जाना इधर जाना, आपको क्या लगता है बॉडी किधर जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट जहाँ पे काम करेगा वहीं जाएगी। और रिजल्टेंट कैसे काम करता है, तो आप कहते हैं कि पैरेललोग्राम बनाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम खूब सीखा हम लोगों ने, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक। देखिए ये ये पैरेललोग्राम बन के आ जाएगा, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट शो करेगा। तो आप कहेंगे ये इसका डायगोनल हुआ, सॉरी ये डायगोनल हुआ, और इसका रिजल्टेंट शो करेगा ये डायगोनल आर, और ये एंगल शो करेगा अल्फा, ठीक है। अगर आर निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ये सिग्मा एफ एक्स होगा, तो ये डायमेंशन भी सिग्मा एफ एक्स ही तो होगी, ये भी सिग्मा एफ एक्स होगा, दोनों सेम होंगे, इसको भी सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोगों ने सीखा है। तो आर में निकालने के लिए इस ट्रायंगल में क्या किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए। तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस
सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। इससे आप आर निकाल सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट कितना आएगा। जरा कैलकुलेट करिए, देखिए तो कितना आ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और ये आ रहा है 565.68। 565.68 न्यूटन। आप इस बात से ये कह पाएंगे कि मेरी इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो ये है। ठीक है, ये नेट फोर्स ये है। अब बात करते हैं अल्फा की। ठीक है, अल्फा निकाला जाए तो अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देखिए अल्फा कितना होगा, लंब बटे आधार, तो सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स। तो आप कहेंगे सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स। और इससे आप अगर अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 400 400 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू 1। और हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें मिल गया अल्फा। इतना काम तो आसान था। अभी बैगनन साहब कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो ये इतना काम आसान था। इस पूरी कहानी से हमने देखा कि इस ये बॉडी किधर मूव करेगी, तो ये ऐसे करके नीचे मूव करेगी, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, 45 डिग्री पे। ये पूरी पूरी बॉडी जो स्क्वायर है ये 45 डिग्री पर ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, इसकी टेंडेंसी यही होगी। ठीक है, तो इस बात से हमें ये मिल गया कि रिजल्टेंट कितना है। इसने बताया कि रिजल्टेंट कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड। इसने बताया रिजल्टेंट किधर है, मतलब डायरेक्शन। अभी एक बात बची हुई है कि रिजल्टेंट कहाँ है। कहाँ है मतलब लोकेशन। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसीलिए पूछा गया है कि फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पूछ लिया तो आर अल्फा निकाल दिया आपने, कितना कितना निकाल दिया। एंड लोकेशन फ्रॉम पॉइंट वन। किसी भी चीज को जब आप लोकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे आपसे कोई पूछे आपका कॉलेज कितना दूर है, तो आप पूछेंगे कहाँ से, कोई कहेगा घर से, कोई कहेगा स्टेशन से। तो एक रेफरेंस देना पड़ता है कि मेरा कॉलेज मेरे घर से इतनी दूरी पर है। तो ये लोकेशन बताना है, वो पॉइंट ए हो सकता है, बी सी। अगर दे दिया गया क्वेश्चन में तो वहीं से निकालेंगे, और नहीं दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है मैं कहाँ से निकालूं। ठीक है ना। तो कोई बच्चा बी से, कोई सी से, कोई डी से। बहरहाल अभी हम अपने आंसर को यहाँ लिख लेते हैं साइड में एक जगह पे, फिर थोड़ा बोर्ड को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ चुकी है 565.68 न्यूटन, और अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। और अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है, और ये है। इसको आर कह रहे हैं, इसको अल्फा कह रहे हैं। अभी तक की स्टडी से हम इतना निकाल के रख पाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बोर्ड को क्लीन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए। ठीक, क्योंकि अब हमें लोकेशन निकालना है। लोकेशन निकालना थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ी खीर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मोमेंट लेंगे निकल जाएगा। और मोमेंट लेने की बात जब करते हैं तो हमें वैगनन थ्योरम की याद आती है, और वैगनन साहब ने बहुत अच्छी थ्योरम दी थी, उसी को याद करके उन्हीं के नाम से इसको करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखा जाए। आइए, बोर्ड क्लीन हो गया। इतनी बात साबित हो गई कि इस बॉडी पर ये रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है। अब जैसे मेरे बोर्ड पर इस तरफ जगह है, इधर जगह नहीं है, प्लेस नहीं है। अब स्पेस नहीं है तो क्या किया जाए, तो अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इधर कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस इधर है, मैं इधर कर सकता हूँ। मैं रिजल्टेंट को बनाना चाहता हूँ इस बोर्ड के आसपास, है ना। हमसे पूछा गया है रिजल्टेंट पॉइंट ए से कितनी दूर है, मुझे नहीं मालूम कितनी दूर है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है। हमें नहीं मालूम पॉइंट ए से कितना दूर है, तो मैंने कहा इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने इसको एज्यूम कर लिया यहाँ से, ये डिस्टेंस। ठीक है, रुकिए जरा।
ठीक है, इसको हमने एज्यूम कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक, और हमने माना कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस x है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है। ठीक, ये डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है, और यही हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है कितना दूर है। और एक बात देखिए ध्यान से, और एंगल कौन सी है, एंगल जरा देखा जाए। ठीक है, चलो भाई फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एंगल। ये 45 एंगल कहाँ से दिया गया है, तो 45 एंगल हमें यहाँ से दिया गया है, और कहा गया है कि दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इतनी देर से हम यही दो बातें निकाल के बैठे हैं यहाँ पे। ठीक, अब वैगनर साहब ने खाली एक छोटी सी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यार किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने के दो तरीके हैं। कोई भी पॉइंट हो, एक पॉइंट ए भी तो है, इसको ही मान लेते हैं, पूरा मान जाएगा। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ओ है। उन्होंने बताया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालना है, मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, अभी पॉइंट नहीं लेते हैं, तो दो तरीके हैं। या तो रिजल्टेंट का ही मोमेंट निकाल दो उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हमें पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है, या तो इन सारे, या तो रिजल्टेंट का मूवमेंट निकाल दें इस पॉइंट के अबाउट, या सारे फोर्सेज का मूवमेंट निकाल दें उसी पॉइंट के अबाउट, दोनों वैल्यू सेम आती है। या तो रिजल्टेंट का मूवमेंट निकाल दिया जाए उस पॉइंट के अबाउट, या तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का मूवमेंट निकाला जाए, F1 D1 F2 D2 F3 D3, है ना, ऐसे करके सबको जोड़ दिया जाए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये मोमेंट हुआ R इंटू एक्स रिजल्टेंट का, ये क्या हुआ F1 D1 इंडिविजुअल फोर्सेस का। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू जहाँ पे I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो F1 D1 F2 D2 F3 D3 इस टाइप से हमें चीज़ें मिलने लगेंगी। इसको मैंने जब वैगनर थ्योरम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अपने शब्दों में इसको जब कहता हूँ मैं, तो याद करने के लिए बच्चों से कहता हूँ कि इसको ऐसे पढ़िए, ये रिजल्टेंट क्या होता है, इन चारों बच्चों का पिता है। 1, 2, 3, 4 फोर्स थे, इसका पिता है ना, बाप है। तो जो काम ये चारों मिलके करेंगे अकेला करेगा। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि बाप का मूवमेंट इज इक्वल टू बच्चों का मूवमेंट। ठीक है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा, है ना, बच्चों का मूवमेंट। बात समझ में आ गई ना। तो यही काम करने चल रहा है। पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो, जहां मन करे वहां ले लो। आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ओ ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो जैसे क्या लिया जाए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमेशा मैं इसी पॉइंट को लेता हूँ, क्योंकि रिजल्टेंट आपका इंक्लाइंड है। अगर इस पॉइंट को लेंगे तो रिजल्टेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक काम बढ़ेगा। उससे बेटर है कि इसी पॉइंट के अबाउट ले लिया जाए। आपकी मर्जी, कहीं और ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मैंने कहा भाई कि हम मूवमेंट लेने कहाँ चल रहे हैं, मूवमेंट लेने चल रहे हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है ना, देखते हैं। तो जैसे ही आपने कहा बाप का मूवमेंट, रिजल्टेंट का मूवमेंट एट पॉइंट ओ, तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फोर्स इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 0। तो आप क्या लिखेंगे, स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे कि पिताजी का मूवमेंट 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, तो आप कहेंगे कि आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मिल गई, इसलिए वो 0 हो गया। बच्चों का देखें, अब बच्चों का भी इतना ही आना चाहिए। देखिए जरा, इस पॉइंट के अबाउट 800 का मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। और बात कर चुके हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेने चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 800 इंटू एक्स, और कैसा, ये होगा क्लॉकवाइज, तो हमने लिखा पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, 200, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से गुजर रही है, इसी पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका भी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे ही 0 हो जाएगा जैसे पिताजी का हो गया था। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि प्लस 200 इंटू 0। ठीक है, समझने के लिए लिख लिया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखते हैं 400 ऐसे जा रहा ऊपर की तरफ,
ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ओ से लेकर बी तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 400 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, और 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर तो हुआ ना ये, तो एक्स प्लस 1 मीटर, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 1 मीटर, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब एक फोर्स और दिखाई पड़ रहा है 600 न्यूटन का। तो देखिए जरा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को अगर आगे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाते हैं लाइन ऑफ एक्शन, जरा देखो भाई, है ना। मैं कह रहा हूं कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया जाए। इसी फोर्स को मैंने आगे बढ़ाने की बात की, ऐसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक है। ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन हो गई इसकी। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पर परपेंडिकुलर, फोर्स की लाइन पर। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो परपेंडिकुलर आपको कितना मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे कि परपेंडिकुलर तो मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। क्या देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी यहाँ पर होगी उतनी ये भी होगी। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है, ये भी तो 1 मीटर ही है ना, तो ये भी 1 मीटर होगा। इसका मतलब कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको हम कहेंगे मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 600 इंटू 1। इस टाइप से एक इक्वेशन मिल गई। इस पूरे इक्वेशन में आप और कोई फोर्स बचा ही नहीं, चारों फोर्स हो गए। इस पूरे इक्वेशन में केवल एक चीज अननोन है, वन अननोन है, दैट इज एक्स। और एक्स को अगर मैंने सॉल्व किया है, अभी सॉल्व करके देखिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखिए, तो ये आ रही है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको x मिलता है, x इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है, ये हमें x मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो इस बॉडी से ए पॉइंट से इस तरफ 2.5 मीटर डिस्टेंस पे ऐसे जा रहा है। और समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे ने यही लोकेशन बी पॉइंट से सेट किया होता तो फिर कितनी आती, 2.5 ये आता और 1 ये भी जुड़ जाता, आपका आंसर 3.5 आता, ठीक है ना। तो ये कहीं से भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब आपको ये x मिल गया तो आप d से डिस्टेंस निकालना चाहे कहीं से निकाल सकते हैं, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। एक बात और मुझे बताना है, ऐसा नहीं है कि ये x की वैल्यू हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही आएगी। इट मे बी कि अब आप कोई क्वेश्चन अभी करेंगे देखेंगे कि अगर x की वैल्यू निगेटिव आ जाती है ना, तब उसका मतलब क्या है। तो सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैंने पॉइंट ए से इस साइड अगर पॉजिटिव माना है और अगर ये -2.5 आ गया, इसका मतलब ये लाइन ए पॉइंट के इधर ना होके ए पॉइंट के राइट साइड में इस तरफ से जा रहा है ना, ए पॉइंट के राइट साइड में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना सा मतलब होगा। अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आएगा तो देख लिया जाएगा। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने रिजल्टेंट निकालना समझा, वैगनर थ्योरम को अप्लाई करना समझा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में कैसे निकालते हैं ये समझा। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये जो स्क्वायर है कभी ट्रायंगल बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा, ये कुछ भी बन सकता है। जैसा बन जाएगा तो सब कुछ करना ऐसे ही, बस ये थोड़ा सा मूवमेंट निकालने में दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। जो मिस्टेक भी होती है वो मिस्टेक भी खाली यहीं पर होती है ना। अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हुई हो, आप कैलसी से चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो थोड़ा अपने मित्रों से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा और बेहतरीन वीडियो बनाने का मन करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।